एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अविनाश कल्ला जी हमारे साथ बने हुए मजेदार किस्से हैं अविनाश सर के पास। सर ये बताइए कि आप हमारा बातें कर रहे थे राजस्थान के नेता उनके चुनावी प्रण के बारे में आप बता रहे हैं, कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए। नहीं, प्रण का ये सिस्टम शुरू किया था सचिन पायलट ने। उनका साफा बांधने का स्टाइल बहुत फेमस है। तो उन्होंने जब वो प्रदेश सेकंड में बांध लेते थे, 28 सेकंड में बांधे, ये मैंने देखा हुआ है। मेरे एक लंदन के इवेंट पे उन्होंने 28 सेकंड में साफा बांधा था। तो उनकी वो शैली परिचित है, वो साफे के साथ थे। तो उन्होंने जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो ये प्रण लिया था कि जब तक कांग्रेस नहीं जीतेगी मैं साफा नहीं बांधूंगा तो और माला नहीं पहनूंगा। तो उन्होंने ये रखा और जिस दिन कांग्रेस चुनाव जीती तो कांग्रेस के प्रवक्ता थे सत्येंद्र सिंह राघव, उन्होंने उनको साफा बांधा। तो ये एक था। तो इस बार जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे साल की शुरुआत तक, सतीश पूनिया, उन्होंने कहा मैं साफा नहीं बांधूंगा, माला नहीं पहनूंगा और शाम का भोजन तक नहीं करूंगा। तो जब तक ये नहीं हो जाता मैं जब तक बीजेपी नहीं आ जाती राज में, मैं ये अपने प्रण पे रखूंगा। तो ये एक उनका टोटका था। कहते हैं वसुंधरा राजे जब चुनाव होते हैं तो परिणाम से पहले वो त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में जाती है मन्नत मांगने। हमेशा कहा जाता है कि वहाँ से उनकी मन्नत पूरी होती है। गिरधारी लाल भार्गव भी ऐसा ही करते थे। वो एक भैरवनाथ के मंदिर के बाहर बैठ जाते थे और वो कहते थे मैं यहाँ से चुनाव जीत के आऊँगा, 7 बार लोकसभा गए। तो ये सब नेताओं के अलग अलग चप्पल नहीं पहनी, ये वो उन्होंने मांग रखी थी। अभी पचपदरा के विधायक है मेघवाल जी, उन्होंने ये कहा था कि जब तक उस क्षेत्र को जिला नहीं बना देंगे बालोतरा को, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। वो नहीं पहनी। फिर मैंने भी आपसे सतीश पूनिया का जिक्र किया। उनको जब पहली बार आमेर जीते हुए, तो वो ऐसी सीट थी 20 साल से भाजपा जीत नहीं पा रही थी और वो जब पहली बार लड़े तो 350 वोट के करीब हारे। तो उन्होंने कहा, बताते हैं कि मैंने एक प्रण लिया कि महिला वोटर्स जो है उनसे उन्होंने राखी सूत्र शुरू किया। तो करीब 3500 महिलाओं ने उनको भाई बांध के राखी बांधी और 13,000 वोट से जीते। ये उन्होंने इस चुनाव में भी किया। तो नेताओं के अलग अलग फैसिनेशन होते हैं। वसुंधरा राजे की बात है, उनके चुनाव में हमेशा ये जो भाजपा के नेता हैं, माइनॉरिटी के नाम बोल रहा हूँ मैं, शाहनवाज हुसैन, ये उनके लकी मास्कोट थे। उनके ही पेन से वो साइन करती थी। इस बार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ पाए, बट आई थिंक उनका ही पेन रहा होगा जिससे वसुंधरा जी ने अपना पेपर साइन किया। तो ये है वोट के लोगों के फैसिनेशन। देखिए ज्ञानी और गुणी आदमी के साथ रहिएगा तो ऐसे ऐसे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। हमारे सहयोगी ने वहाँ के खेल मंत्री से बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुनाते हैं, फिर हम यहाँ पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। को लेकर मतदान किया जा रहा है। खेल मंत्री अशोक चांदना हिंडोली सीट से तीसरी बार जो है विधायक के रूप में यहाँ पर प्रत्याशी रूप में खड़े हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सीधा बात करेंगे। सर, लोकतंत्र का पर्व है आज, मतदान करने के लिए पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपील करना चाहूँगा राजस्थान प्रदेश के सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर देश के निर्माण में इलेक्शन के माध्यम से अपनी भागीदारी निभाएं। क्या सर वो चुनावी वादे रहे, मुद्दे रहे जिसको लेकर आपने प्रचार किया, क्या कहना चाहेंगे? अभी कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा जो प्रचार के श्रेणी में आए, क्योंकि आचार संहिता के बंधन है। तो मुझे लगता है कि आज तो केवल इसी बात का प्रचार होना चाहिए कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, 80-90% तक मतदान हो, ताकि आम लोग हैं, पब्लिक क्या सोचती है, वो वोटों के माध्यम से पेटी के अंदर जाए और पेटी के माध्यम से देश के निर्माण में हर आम आदमी की भागीदारी हो। तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे सर क्या? ये तो मेरा तो खुद का वोट लगता नहीं है, तो जनता बताएगी। जिनको जो वोट दे रहे हैं वो लोग बता पाएंगे। सरकार का और 3 तारीख को सबका ही फैसला हो जाएगा, चिंता ना करें। सरकार की कितनी सीटें आएंगी, क्या मांग? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं प्रचार की आज उस आचार संहिता के बंदिश में बंधा हूँ, इसलिए ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहता हूँ जो प्रचार की श्रेणी में आए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अशोक चांदना हमारे साथ थे। इनका कहना है कि 3 तारीख को जो है सारी स्थिति यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जो प्रचार, जो आचार संहिता लगी है तो वो प्रचार ज़्यादा कर नहीं सकते और बोल नहीं सकते, लेकिन अशोक चांदना ने यहाँ पर जो है मतदान किया है और साफ तौर से चेहरों पर जो है खुशी दिखाई दे रही है। और सलीम अली, एनडीटीवी, बूंदी। तो आपने बूंदी से हमारे इस सहयोगी को सुना। अभी देखते हैं, आपको ये न्यूज रूम में दिखाना चाहता हूँ। ये टोपी, ये राजस्थान की टोपी है। हमारे सहयोगी पहले वो कितना % वोटिंग हो चुकी है? सर 40% से ज़्यादा मतदान अब तक हो चुका है और ये एक ठीक ठाक टर्नआउट है। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि शाम तक और ज़्यादा ऑफकोर्स होगा ही। 70+ लास्ट टाइम रहा था 2018 में। इस बार चुनाव आयोग ने अच्छी कोशिश की है। कोशिश ये है कि मतदाता बूथ तक ना जाए, बूथ मतदाता तक पहुँचे, इस पे काम करने की कोशिश आयोग के द्वारा हुई है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि टर्नआउट इस बार भी होगा
और ये जो पीछे शोर हुआ, ये शोर तो आपने ये टोपी कहाँ से मंगवाई से है? होगा। ये टोपी कहाँ से मंगवाई? ये मैं अभी बीकानेर दौरे पर था, वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर ने उस दौरान मुझे ये गिफ्ट की। और टोपी का ये है कि सर, क्योंकि कल्चर है राजस्थान का, इसलिए हम लोगों ने पहनी हुई है। साफा कहते हैं उसको, टोपी नहीं संस्कृति है, टोपी नहीं है बिल्कुल, ये पगड़ी की तरह है। और पगड़ी सर वो अलग अलग इलाके की अलग अलग इलाकों की अलग अलग रहती है। ये बीकानेर की है और वहाँ बागड़ी भाषा बोली जाती है। उसके सिवा दूसरे अन्य जगहों पर अलग अलग तरह की टोपी है। तो टोपी मतलब पगड़ी है, साफा है। और लोकतंत्र का साफा जो है मजबूत रहना चाहिए, रंग बिरंगा रहना चाहिए। नीरज, हमारे सहयोगी नीरज भी यहाँ है। नीरज, 40% मतदान थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? बाबा 40.27% मतदान जो है ये 1 बजे तक का आंकड़ा है। अभी 1:30 बज चुके हैं। आधे घंटे बाद में जो है अपडेट होता है मतदान के बाद में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रही वो यही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मतदान के बाद कहा, फिर से उस बात को दोहराया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तय करेंगे। वहीं सचिन पायलट ने मतदान के बाद जो लाइन कही है वो कहा, किसी के कहने से कोई सीएम नहीं बन जाता, या किसी के हटाने से कोई सीएम नहीं बन जाता, या किसी के हराने से कोई हार नहीं जाता या जीत नहीं जाता। सीधे सीधे मैसेज देने की कोशिश दोनों और नेताओं की ओर से की गई है। चुनाव के दौरान दोनों ने पूरा एकता का मैसेज देने की कोशिश की थी, लेकिन गाहे बगाहे उनकी जो अंदर के उद्गार हैं वो निकल करके सामने आ जाते हैं। मतदान के दिन भी ये चीज सामने। वसुंधरा राजे ने हालांकि ये बात कही कि ज्यादा से ज्यादा सभी मतदान करें। एक वो थ्योरी चल रही है, मैं राज से पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों लोग चाहते हैं, अशोक गहलोत भी और वसुंधरा भी, की गाड़ी 85-90 पर हो जाए, ताकि बाकी के जो 100 पूरे करने वो हम लोग अपने भाग्यों से या अपनी ताकत से पूरा करें। इज इट ये फैक्ट है क्या? बागी चर्चा हो रही है। ये पिछली बार भी एक ऐसी ही रैली थी कि जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात हो रही थी कि जो 99 पे जनादेश आया, तो हम कह रहे थे कि अशोक जी की उम्मीद से 5 ज्यादा और सचिन की उम्मीद से 5 कम। अगर 105 के ऊपर होता तो क्लियर उन्हें एज होती। अब ये थ्योरी चल रही है, इस पे बात बिल्कुल हो रही है, लेकिन जनता बहुत क्लियर है सुमित जी। वो नहीं चाहेगी कि इस तरह की मिलीभगत हो। एक बार उन्होंने इस तरह का बिल्कुल बॉर्डर लाइन प्रयास करके देख लिया है, तो मुझे लगता है कि जनादेश स्पष्ट होगा। हाँ, लेकिन जो आजकल का ट्रेंड भी ऐसा है कि जिन राज्यों में जनता देती है वो पूरा बहुमत मैंने इसलिए पूछा बाबा कि वहाँ पर ना बागी बहुत बड़ी संख्या में है। मैं जोधपुर में था, आप जोधपुर से आते हैं। जोधपुर की अपनी इलाके की जो 10 सीटें हैं उसमें भी बागियों की संख्या अच्छी खासी थी। और ये लग रहा था कि जोधपुर जो मुख्यमंत्री की अपनी इलाका है, मुख्यमंत्री की अपनी सीट है, और एक बार के लिए वहाँ से सांसद रह चुके, वहाँ से विधायक रह चुके, 50 साल की राजनीति उनकी सरदारपुरा जोधपुर में बीती है। वहाँ पर इतना सारा बागी क्यों हो गए? जो उनके लुक अलाइक है दधीच साहब, वो खुद बागी हो गए। देखिए, अब लोग ये भी देख रहे हैं कि 40 साल से एक ही चेहरा कांग्रेस का सिनोनिमस हो गया जोधपुर में, तो दूसरे नेता भी ये चाहते हैं कि कोई स्पेस तो बने। अब जो उनके लॉयलिस्ट रहे उनको लंबे समय तक वहाँ, जैसे जिलाध्यक्ष थे खान साहब, वो 16 साल तक वही जिलाध्यक्ष रहे, कुछ नहीं बदला। तो अब एक बदलाव था। दधीच 2018 से अपनी वेट कर रहे थे। पहले उन्हें कहा गया था कि पिछले चुनाव में तैयारी करो सूरसागर, तब नहीं मिला, तब खान साहब को मिल गया, अयूब खान जी को। फिर उन्हें कहा गया आप लोकसभा की तैयारी करिए, तो वहाँ से वैभव गहलोत आ गए। फिर उन्हें कहा गया कि किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे, वो नहीं हुआ। राज्यसभा तक की बात हुई, पर वहाँ नीरज डांगी चले गए जो 3 बार चुनाव हार चुके थे। फिर उन्हें कहा गया कि इस बार कोशिश करो, और वो सभी जगह से उनका नाम आ रहा था। इस बार भी जब टिकट नहीं मिली तो दधीच साहब खुद कहते हैं कि इंतजार की भी एक सीमा होती है। तो दधीच जो उनके क्लोज थे, जोधपुर के मेयर रह चुके थे, वो हटे। एक और रहा सुनील परिहार, वो भी उनके बिल्कुल क्लोज थे, वो अब सिवाना चले गए। वो मानवेंद्र सिंह के सामने बागी खड़े। और जोधपुर शहर में भी एक अजय त्रिवेदी है, वो भी अशोक गहलोत के करीब थे, वो अब आरएलपी से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में लग रहा है कि वन अपमैनशिप, और ये लास्ट टर्म है गहलोत। यही मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो 3-4 बागी हैं, जोधपुर की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो अशोक गहलोत से बागी हुए हैं या अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी के तहत बागी बन के खड़े हुए हैं? नहीं, अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी के तहत अगर बागी बन के खड़े हुए थे तो बाहर आते थे, क्योंकि ये जो दधीच साहब है ये तो भाजपा चले गए, एक आरएलपी में चले गए। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इन लोगों की आइडेंटिटी अशोक गहलोत के साथ थी। अब जब ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री रहते उनका ये 3 टर्म कर चुके हैं, अगली बार किसका नंबर लगे, तो इस अनिश्चितता में वो चाह रहे थे कि एटलीस्ट जी ये तो हमने अशोक गहलोत की बात करी, तो वसुंधरा राजे के बारे में भी बात करनी चाहिए हमें। वसुंधरा राजे के फ्यूचर के बारे में, उनकी अगली स्ट्रेटेजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भाजपा में एक ही स्ट्रेटेजी चलती है, वही जो मोदी रची रखा। तो इस पे डिबेट करना मुझे नहीं लगता अभी जायज है। पर हाँ, निश्चित तौर पे सुमित ने पूछी कि क्या वो भी चाहती होगी कि इतना सीट आए कि वो फिर प्ले में आए? नहीं, वो बिल्कुल, देखिए, हर व्यक्ति जो पद पाना चाह रहा है वो चाहता है कि मैं सेफ रहूं।
तो उनकी भी स्ट्रैटेजी ये रहेगी। पर जितना भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, धीरे धीरे उनको वापस लास्ट लेग में जिस तरह से 1.5 महीने में अकोमोडेट किया गया, उनके लोगों को हम बात करते हैं कि उनके 3 करीबियों को टिकट नहीं मिली, अशोक परनामी और ये राजपाल सिंह शेखावत और यूनुस, इन 3 को नहीं मिली। लेकिन वहीं कालीचरण सराफ को टिकट मिली, जो कानपुर से विधायक है उनको टिकट मिली, प्रताप सिंह सिंघवी को, ये भी उनकी कोटरी कह सकते हैं। और करीब करीब 50 ऐसे लोग थे जिनको वसुंधरा राजे ने टिकट दिलाई, जो उनके समर्थक तो है। ये 22 बागी 24 बागी कौन है? नहीं, 24 बागी अब देखिए, जैसे आकिया है, चंद्रभान सिंह आकिया, यूनुस खान। अब देखिए ये तय था, यूनुस खान एकमात्र मुस्लिम चेहरा थे जिनको पिछली बार टिकट मिला, और मुख्यमंत्री रहते वसुंधरा राजे ने पूरा जोर लगा के उनकी विनिंग सीट से हटा के उनको टोंक भेजा। इस बार बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें मिलेगा, तो यूनुस खान एक बागी हो गए, चंद्रभान सिंह आकिया बागी हो गए, वो जीते हुए विधायक। पर जैसे ही दिया कुमारी को शिफ्ट किया गया, तो राजवी जी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद है वो बागी हो जाते, तो कौन सा मैनेज करें। तो इस बार आकिया आ गए, तो कई लोगों को ऐसी एस्पिरेशन दिखी। अच्छा, एक और कारण है बागी का कि एक तो कोई चेहरा नहीं था, तो कौन उन सबको बिठाए, ये नहीं पता पड़ा। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 16 ऐसे लोगों को टिकट दिया इस बार, जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, दूसरे या तीसरे नंबर पर आए, और उनको इस बार पार्टी का सिंबल मिला। तो कईयों ने कहा चलिए आप नहीं दे रहे, हम सामने लड़ लेते हैं, अगली बार आ जाएंगे। कुछ फिक्स है, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, 7 सांसद वहाँ लड़े, 7 सांसद यहाँ लड़े। वहाँ पर भी जो पहली 2 सूचियाँ आई, वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की नहीं चली। यहाँ पर भी जो पहली सूची आई वसुंधरा राजे की नहीं चली। आखिर में लगा वसुंधरा के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो यहाँ वसुंधरा को अकोमोडेट किया गया, वहाँ शिवराज को अकोमोडेट। ऐसा लगा कि बीजेपी ने कोई टेम्पलेट बनाई थी एक। अभी चलते हैं करौली, चलते हैं जहाँ पे कि महिला मतदाताओं से बात की हमारे सहयोगी ने, वो सुनते हैं, फिर हम ये चर्चा जारी रखेंगे। करौली में मतदान में आपको ऐसे जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि मतदान करने के बाद उनको लगता है कि आज हमने अपना मत का जो है प्रयोग किया है, और उनको जो है गौरवान्वित जो है महसूस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारा जहाँ भी हमने मतदान किया है, एक हर जो है मतदान करने वाले की जो अंदर एक अलग तरीके की मंशा होती है कि मेरे जहाँ भी मैंने जो है बटन दबाया उसकी सरकार बने। तो 2 लोग मेरे साथ मौजूद हैं, और वो दोनों बहन भाई भी हैं जिन्होंने पहली बार जो है मतदान किया है। क्या नाम है? कुलदीप। कैसा लग रहा है आपको? पहली बार वोट डालने का कोई जोश ही अलग होता है, जो कि आपको देख ही रहा होगा। और तो आपके मन में एक बात भी होगी कि अगर मैंने मतदान किया है तो जिसको मैंने वोट डाला उसकी सरकार बननी चाहिए, वही चुना जाएगा, है ना मन में? बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति भारद्वाज है, मेरा भी फर्स्ट वोट है, और मैं चाहती हूँ कि जिसको मैंने वोट दिया वो जरूर जीते। तो आप लोगों ने फिर भाई बहनों ने एक साथ ही मतदान किया, एक साथ आए आप, है ना, परिवार के साथ? तो पक्का ठान लिया कि जहाँ आपने मतदान किया उसकी सरकार बनना तय हो। देखिए किस तरीके का जो है उमंग है इन बच्चों के अंदर, इनका पहली बार जो है मतदान हुआ है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, NDTV, करौली। तो ये आपने देखे महिला मतदाताओं पर, हमारे सहयोगी नीरज के पास कुछ खबरें। नीरज, क्या खबरें आप बताइए? देखिए, राहुल गांधी ने सुबह 8:40 पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर राजस्थान की जो मुफ्त योजनाएं हैं उनका प्रचार सोशल मीडिया के जरिए, एक्स के जरिए कर दिया, और साथ ही जातिगत जनगणना और OPS के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील की। इसमें निःशुल्क दवा योजना भी थी। इसके बाद में जो बीजेपी है वो निर्वाचन आयोग में शिकायत लेकर राजस्थान में पहुंची, और शिकायत की है कि राहुल गांधी ने जो 48 घंटे होते हैं चुनाव के पहले, उसमें प्रचार करके वोट बैंक प्रभावित करने का काम किया है। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जो धारा है उसके तहत ये पाबंदी होती है, 48 घंटे पहले इस प्रकार का प्रचार नहीं किया जा सकता। बड़ी बात यह है कि स्टार प्रचारक के अंदर राहुल गांधी शामिल है। ऐसे में उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, इसलिए बीजेपी ने क्लेम किया है। अब इलेक्शन कमीशन जो है और निर्वाचन आयोग, उसको इस पर देखना है कि आगे क्या निर्णय लिया जाता है। एक अंतिम, हम अपने प्रोग्राम के अंतिम चरण में आ गए हैं। आप सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ जातीय समीकरण की बहुत चर्चा हुई है इस बार, खासकर 3 M की चर्चा हुई, मीना, मुस्लिम, माली ब्राह्मण्स की चर्चा हुई। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या ये कितना बड़ा फैक्टर है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि राजस्थान में जाति कहीं नहीं जाती। वी डोंट कास्ट अवर वोट, वी वोट अवर कास्ट। बहुत अच्छी लाइन है। तो यही लाइन पे चुनाव चल रहा था। और देखिए, आप अगर मैं आंकड़े देखूं तो राजपूत कैंडिडेट अगर देखें तो 42 उम्मीदवार उतरे। पिछली बार 40 थे, तो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं। जाटों की संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है, 69 जाट कैंडिडेट्स हैं, और पिछली बार 61 थे। SC ST में भी इस बार 68 69 वही है नंबर।
माइनॉरिटी कैंडिडेट्स भी हो, तो सभी जात के कैंडिडेट्स बिल्कुल उसी संख्या में इधर उधर घूम रहे हैं। 100% का सवाल है, लोग सब जाना चाहते हैं, गुजर किधर जा रहा है? देखिए, गुजर उतनी संख्या में कांग्रेस के साथ नहीं जा रहा, ये तो कह सकते हैं, क्योंकि वो एक एस्पिरेशन के साथ उन्होंने वोट किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 9 गुजर उम्मीदवार उतारे गुजर बाहुल सीटों पे, जहां कांग्रेस के गैर गुजर उम्मीदवार थे और सारे के सारे कांग्रेस वाले जीते। एक भी गुजर भाजपा से चुनाव नहीं जीत पाया विधानसभा का, तो ये एक बहुत बड़ा स्विंग फैक्टर था। और जब से ये इन दोनों नेताओं में टकराव रहा, ये तय था तब से कि ये गुजर वोट बैंक पूरी एक साथ नहीं रहेगी। और सिर्फ इसीलिए नहीं, किरोड़ी सिंह बैसला जो गुजर आंदोलन के फेस थे, उनके लड़के विजय बैसला भी अब चुनाव लड़ रहे देवनी उनियारा से, तो वो भी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वोट बैंक उन्हें मिले। और सिर्फ गुजर की बात नहीं है, अगर हम पूर्वी राजस्थान देखें तो गुजर, मीणा और जाट ये कॉम्बिनेशन पिछली बार चला था। मुरारी लाल मीणा दौसा से चुनाव जीते और वो एक रिजर्व सीट नहीं है। तो इस तरह के जो एडजस्टमेंट किए सचिन पायलट ने, उसके रिजल्ट आए। सर, इस बार मुस्लिम मीना और माली, देखिए, माली वोट बहुत डिसाइडिंग होगा और मैं ये नहीं कहूँगा कि एक तरफ कांग्रेस पे जाएगा। क्यों नहीं जाता? चीफ मिनिस्टर तो नहीं कहा है। फिर वो भी तो होता है चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट किस तरफ है। जैसे अब आपको मैं अगर आमेर की बात करूं तो पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट थे। एनेक्डोट था कि वहां पे भाषण में मुख्यमंत्री ने बोला, ये हमारे कैंडिडेट है प्रशांत शर्मा जी और ये सचिन पायलट के करीबी हैं, इनका आप ख्याल रखिएगा। अब आप अगर 2 बार ये बोलेंगे तो वो एक सटल मैसेजिंग होती है, तो इस तरह की भी मैसेजिंग है। और मीणा वोट पे भी है दारोमदार, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में इसीलिए उतारा गया कि भाजपा के पक्ष में कितने मीणा वोट आ सकते। मामला पूरी तरीके से ना जाति का है। यहाँ पर आप कितनी भी फ्रीबीज दे दें, कितनी भी योजनाओं की गारंटीज की अनाउंसमेंट कर दें, कितने भी आप हिंदू मुसलमान की बात करें। सर ने क्या कहा? वी कास्ट आवर वोट, वी डोंट कास्ट अवर वोट, वी वोट अवर कास्ट। तो जाति ही तय करेगी। और आप देखिएगा दोनों पार्टियों ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कैंडिडेट खड़े किए हैं। और एक तीसरी बात ना, चुनाव इस बार मैनेज भी किया जाता है, चुनाव हारा जीता नहीं जाता, चुनाव मैनेज किया जाता है। तो आप अपने सामने जो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के प्रत्याशी होते हैं, जो निर्दलीय या छोटी पार्टियों से खड़े होते हैं, कई बार आप जानबूझकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जाट हैं, अब मैं गुजर खड़ा हो गया आपकी सीट पर, मुझे वो सीट जीतनी है, तो मैंने 4 जाट खड़े कर दिए ताकि आपका वोट कट जाए। तो इस तरह की चुनावी रणनीतियां बीते 3-4 चुनाव से 2000 के बाद से बहुत ज्यादा खेली जा रही है कि चुनाव हमको किसी भी कीमत पे जीतना है, दूसरों का वोट कटवाना है। तो ये सब काम दोनों पार्टियों ने खूब किया, इसीलिए बाकी दिखाई दे रहा है। नहीं, ये बहुत सही कहा है इन्होंने। और कई जगह ऐसा है कि इसलिए मामला त्रिकोणीय, चतुर्कोणीय तक जा चुका है कि किस तरफ से कौन लड़ेगा। वो हराने के लिए लड़ा था, वो लगा ना, हराने के लिए लड़ा जाता है कि हमको इस व्यक्ति को हरा देना है। अब आप ये जीतना उसका खेल खराब कर रहे हैं। जाति का उदाहरण देते हैं। हरीश चौधरी बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, जाट है, लेकिन अपनी बायतू की सीट पे जब उन्होंने सभा करी तो उन्होंने कहा कि एक जाट की पोती के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि मेवाराम जैन के खिलाफ। तो वो चाह रहे थे कि मेवाराम उन्हीं के कैंडिडेट है, लेकिन वोट मांगा उन्होंने जाट की पोती के लिए जो निर्दलीय खड़ी हो रही है। जी, फुटेंदु हमारे साथ आ गए। पोलिंग का डेटा आ गया हमारा, जो 1 बजे के हमने अपडेट कर दिया स्क्रीन पे। लेकिन अभी दर्शकों से हम बात कर रहे थे, सब अभी जो स्टेट में मतदान हुआ है 40.3%। सबसे ज़्यादा धौलपुर हम देख रहे हैं 11 बजे और 1 बजे दोनों के आंकड़े में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है 46.3%। पाली में सबसे कम, थोड़ा पीछे चल रहा है, लगभग 37% मतदान है। बाबा, एक चर्चित सीट की बात अभी 40.3, 40 मानिए उसको। अगर हम ये तिजारा सीट की बात होती है, कल्ला साहब कुछ देर पहले चर्चा करें, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, बड़ी चर्चा है उसकी कि कैसे एक बसपा के घोषित प्रत्याशी को कांग्रेस ने वहां बनाया। वहां 50% से ज्यादा मतदान हो गया। वहां लगभग इस समय मतदान प्रतिशत जो है तिजारा में 50 और धौलपुर में 52%। तिजारा में 52% मतदान हुआ। चूर में, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में तो हमने आपको बताया कि वहां पे लगभग 46.3% मतदान हुआ है। अगर वीआईपी सीट्स की हम बात करें तो एक मिनट हम जान लेते हैं। तिजारा में 52% से ज्यादा मतदान होगा। वो सबसे हॉट सीट है अगर प्रदेश की देखी जाए तो, मुस्लिम बाहुल सीट है और वहाँ बाबा बालकनाथ जो यादव कम्युनिटी से आते हैं उनका वोट बैंक है, तो ये तो बहुत कीन वोट जाएगा। फुटेंदु, और दूसरी सीट आपने कहा बोली 48%। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे ज्यादा मतदान धौलपुर जो जिला है, सबसे ज्यादा प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान प्रदेश में उस इलाके में आया। और यहाँ वोटिंग परसेंट अभी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र है। जितना जल्दी लोग वोट दे के फिर वापस जा रहे हैं, शाम तक में फिर उस तरफ साधन भी नहीं होते कि पहुंच पाए वोटिंग सेंटर तक। तो जितनी वोटिंग इस ट्राइबल एरिया या जो दूर एरिया है उसमें पहले हो जाती है। लेकिन तिजारा में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट जाएगा और सबसे ज़्यादा नजरें इसी पे।
प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको प्रतापगढ़ जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र है, प्रतापगढ़ और दरियावद। आज सवेरे 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। इस बार मतदान में 2 घंटे अतिरिक्त दिए गए, जहां पिछली बार 5 बजे से शाम माफी चाहूंगा, पिछली बार प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे मतदान की प्रक्रिया होती थी। इस बार 2 घंटे बढ़ाकर प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे मतदान की प्रक्रिया की गई है। प्रतापगढ़ में अभी बात करें अपन 11 बजे तक सुबह की, तो प्रतापगढ़ जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा है मतदान प्रतिशत का, वो भी हमारे सामने आ चुका है। दरियावद की बात करें तो 25.76% सुबह 11 बजे तक मतदान हो चुका है और प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 18.83% मतदान अभी हो चुका है। पुलिस प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर माकूल व्यवस्थाएं हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशन में लगातार जो पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वह दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार से भी हमने बात भी की, उन्होंने बताया कि कभी ऐसी कहीं से कोई माहौल खराब होने की कोई सूचना नहीं, शांतिपूर्ण मतदान लगातार जारी है। अभी हम मौजूद है प्रतापगढ़ जिले के दरियावद विधानसभा क्षेत्र के एक मोड़िया मतदान केंद्र पर। अभी यहाँ पर हमारे साथ कुछ नव मतदाता भी मौजूद है। सहयोगी को सुन रहे थे कि वो जानकारी दे रहे थे, और और कुछ आंकड़े बता दीजिए। बाबा, बात हो रही थी जहाँ पे कुछ रिलीजियस जिनका एक बैकग्राउंड है, ऐसे तमाम लोग लड़ रहे हैं चुनाव। जैसे हवा महल की सीट कल्ला साहब बात कर रहे थे, तो हवा महल सीट में 42% का मतदान हुआ है। एक चर्चित सीट है बाबा, आपने देखा होगा, पोखरण सीट है, उसमें साले मोहम्मद जो मंत्री हैं और उनके अगेंस्ट में एक जो बीजेपी से एक धर्मगुरु हैं, तो वहां पर 49% मतदान हो गया। तो तिजारा और पोखरण, ये जो जहाँ पे धर्मगुरु और वो लोग चुनाव मैदान में है, वहाँ मतदान ज्यादा हो रहा है। पूरा वहाँ पे लगता है कि पोखरण में भी पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान, ये कास्ट डिवाइडेड स्टेट में कुछ कम्युनल शुरुआत करी जा रही है, उसका एक नतीजा आप देख रहे हैं। तो हमने जब शुरुआत में बात करी तो मैंने बोला था मंदिर मठ और मियाँ भाई की सीट वो हवा महल है, वहाँ पे आप देख लीजिए 42-43% मतदान हुआ। वहाँ करीब 1,09,000 मुस्लिम मतदाता हैं और नॉन मुस्लिम 1,40,000 के करीब है। तो वो दोनों तरफ से है। मैं परसों आ रहा था तो भास्कर ने एक स्टोरी भी करी थी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इंटरनल टारगेट दिया है कि 85% के ऊपर हम वोट लेके आएंगे, क्योंकि अगर माइनॉरिटी का वोट एक तरफ जाता है तो वो अपने वोट भी मैक्सिमम ड्रॉ करेंगे। प्रतापपुरी का पिछला चुनाव भी बहुत क्लोज था, 800 वोट के करीब का हार जीत का फैसला था। तो ये जो 1000 वोट के नीचे वाली सीटें हैं यहाँ रहेगा। तेजारा तो बालकनाथ में खुद ही हॉट सीट बना दी है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि किस ढंग से जहाँ उन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है, जहाँ पर जो सीट काफ़ी चर्चा में है, और यही वजह है कि लोग काफ़ी जो है वो यहाँ पर वोट करने के लिए निकल रहे हैं। और आप लिए चलते हैं, कुछ और खबर है, बताइए। दौसा में कुछ क्या है? दौसा में सर वोटिंग जारी है लगातार, और धौलपुर वगैरह का वोटिंग परसेंटेज आ गया। एक बजे तक जो है 46% वोटिंग हुई है। मतलब यहाँ पे अच्छी वोटिंग हो रही है लगातार। धौलपुर की जितनी भी पोखरण से भी आपके पास एक खबर है? हाँ, पोखरण से भी खबर है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बवाल टाइप का हुआ है कि मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर ये प्ले हो जाए वीडियो हमारा। यहाँ पे पुलिस मामला शांत कराने की कोशिश कर रही है। असामाजिक तत्वों ने कुछ ये देखिए यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ है। हाँ जी, ये धौलपुर का ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इस पे तो ये कुछ लोगों में थोड़ी धक्का मुक्की हुई है। खैर मामला शांत करा लिया गया है। चलिए, तो हम आपके पास आते रहेंगे। तो आप ये न्यूज रूम से ये लाइव बुलेटिन देख रहे थे। आज पोलिंग चल रही है राजस्थान में। हम अपने जो है गेस्ट और सहयोगियों के साथ आपके लिए ये बुलेटिन न्यूज रूम से लेके आए। कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, खासकर चुनाव से संबंधित।